हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पार्क where knowledge begins to shine, ताकि आपकी लर्निंग आसान और सुपर इफेक्टिव। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रॉप साइंस पेपर फर्स्ट की हमारी थर्ड क्रॉप, जो कि है बाजरा। ओके, जो कि 2 मार्क्स कैरी करती है। और इससे पहले के लेक्चर वीडियो में हमने पैडी और जवार सरगम को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने वो वीडियोस देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो पहले जाइए और वो वीडियोस देखिए। अगर आप वो वीडियोस देखकर एक सीक्वेंस से फ्लो के साथ चलते हैं तो आपको समझने में भी आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बाजरा। तो अगेन इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, 2 मार्क के लिए पूछ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कोई भी। तो देखिए, आपको जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो आपको मेमोराइज़ करना होगा एंड पीवाईक्यूज़ आपको स्पेशली पीवाईक्यूज़ पर फोकस करना होगा। ओके, तो देखिए तो लोकल नेम कुछ चीज़ें हैं जो मेमोराइज़ करने की है। मैं आपको कहूँगी अगर आप वो मेमोराइज़ कर देंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएंगी हर चीज़। ओके, एंड लोकल नेम होता है बाजरा या फिर सजगुरा। ओके, ये नाम आपको स्पेशली याद करना होगा बिकॉज फिर इन द ब्लैंक्स में आता है क्वेश्चन। ओके, इसका बॉटनिकल नेम, तो बॉटनिकल नेम इसका होता है पेनिसिडियम टाइफॉइडियम। ओके, इसका बॉटनिकल नेम है, आपको इसे याद करना होगा। एंड नेक्स्ट इज अ फैमिली, तो बाजरा बिलोंग टू द फैमिली ग्रामिनी। एंड ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन होता है अफ्रीका का, तो हमारे बाजरा का ओरिजिन है अफ्रीका का। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे वैरायटीज़ में। तो वैरायटीज़ में आते हैं इम्प्रूव वैरायटी एंड हाइब्रिड वैरायटी। तो आपको इसके इम्प्रूव वैरायटीज़ भी याद करनी होंगी और हाइब्रिड वैरायटीज़ भी याद करनी होगी। एंड हाइब्रिड वैरायटीज़ की बात करें तो HB1 एंड टू हाइब्रिड वैरायटीज़ ऑफ बाजरा। एंड ये तो आपको स्पेशली याद करनी होगी। ओके, उसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक यूजेस ऑफ बाजरा। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेपल फूड। ओके, क्या गिवन है? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेपल फूड ऑफ पुअर पीपल यूज ऑफ प्रिपेयरिंग रोटी और भाकरी। ओके, तो बाजरा जो होता है वो लोगों का एक मुख्य भोजन है। इसे रोटी और भाकरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और रोटी और भाकरी बनाई जाती है। ओके, एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेपल फूड। ओके, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेपल फूड फॉर प्रिपेयरिंग रोटी और भाकरी। तो बाजरा जो होता है वो रोटी और भाकरी बनाने के लिए यूज़ होता है। इट कंटेन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स। तो बाजरा के अंदर बच्चों प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स होते हैं। बाजरे में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स होते हैं। ओके, उसके बाद देखें, इट कंटेन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स। ग्रीन एंड ड्राई फॉडर इज फीड टू द कैटल। ओके, सो बाजरे का हरा और ड्राई फॉडर यानी कि सूखा चारा। तो बाजरे का हरा और सूखा चारा जो होता है वो पशुओं को यानी कि एनिमल्स को, कैटल्स को खिलाया जाता है। ओके, सो ग्रीन एंड ड्राई फॉडर इज फीड टू द कैटल। तो ग्रेन्स आर ऑल्सो फीड टू द कैटल एंड पोल्ट्री। तो इसके जो ग्रेन्स होते हैं, बाजरे के जो दाने होते हैं वो गाय, भैंस या फिर पोल्ट्री मतलब कि मुर्गियों को भी खिलाया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज द ग्रेन्स। तो ग्रेन्स आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉप ग्रेन। पॉप ग्रेन जनरली पॉपकॉर्न को कहा जाता है। पॉपकॉर्न टाइप ग्रेन्स होते हैं पॉप ग्रेन, आप जनरली पॉपकॉर्न समझ सकते हैं। तो ग्रेन्स आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉप ग्रेन बनाने के लिए यानी कि फूला हुआ बाजरा बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट इज इकोलॉजी। सो इकोलॉजी देखते हैं हम पहले। इकोलॉजी, क्लाइमेट। ओके, तो बाजरा जो होता है बच्चों अपना वो एक ट्रॉपिकल क्रॉप होती है। तो बाजरा एक गर्म इलाकों की फसल है। ओके, अब गर्म इलाकों की क्रॉप है। ट्रॉपिक्स में जनरली टेम्परेचर ज़्यादा होता है। रिक्वायर्स वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट। इसको गर्म और ड्राई यानी कि सूखे क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। गर्म और ड्राई क्लाइमेट चाहिए बाजरा को ग्रो होने के लिए। इट्स अ ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप, गुड एंड टेम्परेचर रेंज ऑफ 20 to 32 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हमारा जो बाजरा होता है वो सूखा सहन करने की क्षमता रखता है यानी कि सूखा सहन कर सकता है वो। ओके, ड्रॉट रेजिस्टेंस यानी कि सूखा सहन करने वाली फसल है हमारी जो बाजरा है। ओके, एंड इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 20 to 32 डिग्री सेल्सियस के ऑप्टिमम टेम्परेचर में ग्रो करता है। ओके, एंड रेनफॉल की बात करें तो इसे रेनफॉल लगती है 500 to 800 मिलीमीटर्स पर ईयर की रेनफॉल की ज़रूरत होती है इसे बाजरा को। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं सॉइल। तो सॉइल शुड बी वेल ड्रेन एंड फर्टाइल होनी चाहिए। इट ग्रोज बेस्ट इन अ लाइट टू मीडियम सॉइल लाइक द सैंडी लोम, ब्लैक और एलुवियल सॉइल। ओके, एंड इट कैन नॉट बी ग्रोन इन वाटर लॉक कंडीशन यानी कि जहाँ पर पानी जमा होता है ऐसी कोई कंडीशन में हमारा बाजरा ग्रो नहीं कर पाता है। ओके, एंड पीएच जो होता है सॉइल का, पीएच शुड बी 6.5 to 7.5 का इसका पीएच होना चाहिए।
ओके, सो नेक्स्ट व्हाट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट? तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ लैंड प्रिपरेशन। बस आप एक बार पढ़ ले, आपको इसका सोइंग सीज़न याद करना होगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो बाजरा का सोइंग सीज़न होता है खरीफ सीज़न एंड सोइंग टाइम होता है जून जुलाई का। ओके एंड उसके बाद ये सारे पॉइंट बस आप एक बार पढ़ ले एंड तो देखते हैं हम सोइंग मेथड। तो सोइंग मेथड की अगर हम बात करें तो बाजरा को 2 मेथड से सो किया जाता है, दैट इज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड ड्रिलिंग। तो सोइंग मेथड, तो बाजरे के सोइंग के 2 मेथड होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग एंड ड्रिलिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग जो होता है, तो ब्रॉडकास्टिंग इज़ मैं आपको एक और बार समझा देती हूँ व्हाट इज़ ब्रॉडकास्टिंग। मैंने आपको इससे पहले भी बताया है बट एक बार फिर से और बता देती हूँ, समझ लिए। ओके, तो ब्रॉडकास्टिंग इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ स्कैटरिंग सीड और स्प्रेडिंग फर्टिलाइजर्स ओवर लार्ज सरफेस एरिया। यानी कि ब्रॉडकास्टिंग में हम जनरली क्या करते हैं बच्चों कि जो सीड होते हैं उसे और या फिर फर्टिलाइज़र को लार्ज सर्फेस एरिया पर स्प्रेड करते हैं, यानी कि फैला देते हैं। सीड्स को फैलाते हैं या फिर फर्टिलाइजर्स को लार्ज सर्फेस एरिया पर स्कैटर करते हैं, फैलाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। ओके एंड देखिए ड्रिलिंग मेथड। तो ड्रिलिंग मेथड क्या होता है? तो ड्रिलिंग मेथड इज़ अ मेथड ऑफ सोइंग सीड्स इन रोज एट प्रॉपर डेप्थ एंड इक्वल स्पेसिंग। ओके, तो ड्रिलिंग मेथड में हम क्या करते हैं? सीड ड्रिल का यूज़ करके क्या करते हैं? सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं। आपने ड्रिल मशीन तो देखी होंगी, वैसे ही एक सीड ड्रिल होती है। ओके, तो सीड ड्रिल का हम इसमें क्या करते हैं? सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं और जो हमारे सीड्स होते हैं उन्हें प्रॉपर डेप्थ एंड इक्वल स्पेसिंग में पेरते हैं, बोते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्रिलिंग मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ अ सीड रेट। उसके बाद होता है हमारा सीड रेट। सीड रेट अगेन इंपॉर्टेंट है। ओके, टेबल के क्वेश्चन में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, आपको याद करने होंगे। टेबल के क्वेश्चन के लिए आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन कंपलसरी याद करनी होगी। एंड जैसे ही हमारी यूनिट फिनिश हो जाती है, मैं आपको एक सारे यूनिट के क्रॉप का एक टेबल प्रोवाइड करूँगी। बस आप वो टेबल को मेमोराइज़ कर ले, उससे आपके सीड रेट, स्पेसिंग, यील्ड, सीज़न, सारी चीज़ें जो भी टेबल के फॉर्म में पॉसिबल क्वेश्चंस पूछ सकता है आपके कवर हो जाएंगे। ओके, सो देखिए सीड रेट। तो सीड रेट में सीड रेट ऑफ बाजरा की अगर हम बात करें तो वो होता है 4 to 5 kg पर हेक्टेयर का बाजरा का सीड रेट होता है। नेक्स्ट इज स्पेसिंग। स्पेसिंग भी आपको याद करनी होगी। इरीगेटेड क्रॉप के लिए स्पेसिंग होती है 45 to 15 सेंटीमीटर की और रेनफेड क्रॉप की स्पेसिंग होती है 13 to 10 सेंटीमीटर की। ओके, फिर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स बस आप एक बार रीड कर लें, समझ लें। ओके, उसके बाद इरिगेशन भी ये सब एक बार देख लें आप। फिर इम्पॉर्टेंट पेस्ट, ये इम्पॉर्टेंट पेस्ट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज 2 मार्क के लिए या फिर फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स ऐसा क्वेश्चन आ भी चुका है कि ब्लिस्टर बीटर इज़ अ इम्पॉर्टेंट पेस्ट ऑफ विच क्रॉप। ओके, तो ब्लिस्टर बीटर इज़ इम्पॉर्टेंट पेस्ट ऑफ बाजरा क्रॉप, तो ब्लिस्टर बीटल ऑफ बाजरा। ओके, आप ये याद करें, इम्पॉर्टेंट है। स्टेम बोरर बस वही आप याद कर सकते हैं तो कर ले। ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ बाजरा। ओके, बस ये आप एक बार रीड कर लें, समझ लें। इम्पॉर्टेंट डिसीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें आता है एर्गॉट डिसीज़ ऑफ बाजरा, स्मट डिसीज़ एंड डाउनी मिल्ड्यू। ओके, दीज आर द इम्पॉर्टेंट डिसीजेस। इससे पहले जो हमने देखा था बच्चों, ये डिसीज़ नहीं था, ये पेस्ट था, ये इंपॉर्टेंट पेस्ट थे। द ब्लिस्टर बीटल ऑफ बाजरा एक इंपॉर्टेंट पेस्ट है बाजरा का। अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट डिसीजेस है, तो इंपॉर्टेंट डिसीज़ में आता है एर्गॉट। तो ये भी क्वेश्चन रह चुका है कि शायद ऐसा पूछा गया था कि हाँ, एर्गॉट इज़ अ डिसीज़ ऑफ विच क्रॉप मे बी। तो ऐसे ही क्वेश्चन आया था कि एर्गॉट इज़ अ डिसीज़ ऑफ विच क्रॉप, तो बाजरा की इंपॉर्टेंट डिसीज़ है एर्गॉट। ओके, नेक्स्ट इज स्मट डिसीज़ के बाद है डाउनी मिल्ड्यू। ओके, बस ये सब एक बार आप देख लें। एर्गॉट डिसीज़, आपको इसके सिम्टम्स एंड करेक्टिव मेजर्स भी एक बार देख लें। उसमें कुछ पॉइंट जो आपको अच्छे लगते हैं, इसमें से कोई 2-4 पॉइंट और ये जनरली याद कर ले। ओके, देखो ईजी रहता है, समझ ले, आप दिल से भी लिख सकते हो। बस आप कुछ जो इन्फॉर्मेशन वाले पॉइंट होते हैं बस उसे याद कर ले और दिल से बना कर लिख भी देंगे आप, तभी आपको पूरे फुल मार्क्स मिलने की गारंटी होती है। ओके, दिस इज सीरियस डिसीज ऑफ तो एर्गॉट डिसीज़ जो है बच्चों, इट इज़ अ सीरियस डिसीज ऑफ बाजरा। ड्यू टू दिस डिसीज पिंकिश शुगरी सोल्यूशन ऑफ ooze फ्रॉम द अफेक्टेड फ्लावर oozes फ्रॉम द अफेक्टेड फ्लावर हेड। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा बाजरा का अफेक्टेड प्लांट है उसके फ्लावर हेड से क्या होता है, एक पिंकिश शुगरी सोल्यूशन, यानी कि ओसिस मतलब कि निकलना। ओके, एक पिंकिश शुगरी सोल्यूशन तो निकलता है उसके अफेक्टेड फ्लावर हेड। ओके, तो बाजरा के जो फ्लावर जो अफेक्ट हो जाते हैं एर्गॉट डिसीज से, तो वहाँ से क्या होता है, एक पिंकिश शुगरी सोल्यूशन निकलता है।
ओके, इट इज़ कॉज्ड बाय द क्लैविसेप्स स्पीशीज़। ओके, तो ये किसकी वजह से होता है? तो कॉजेटिव एजेंट कौन है इसका, एर्गोट डिसीज़ का? तो क्लैविसेप्स स्पीशीज़ की वजह से होता है। ओके, उसका करेक्टिव मेजर देख ले, तो ट्रीट द सीड्स विद 20% ब्राइन सोल्यूशन बिफोर सोइंग, यानी कि सोइंग से पहले हमें सीड्स को 20% ब्राइन सोल्यूशन के साथ ट्रीट करना होगा। देन सीड्स आर डिप्ड इन अ सोल्यूशन एंड डिसीज द ग्रेन्स विच फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर आर रिमूव्ड। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि जो सीड्स होते हैं, ओके, उन्होंने सीड्स आर डिप्ड इन अ सोल्यूशन, हाँ, तो आपको सीड्स को एक सोल्यूशन में डिप करके रखना होगा। फिर जो डिसीज्ड सीड्स होंगे वो है तो ऊपर सरफेस पर है तो फ्लोट करेंगे, तो आपको जो फ्लोटिंग सीड्स है यानी मतलब कि वो डिसीज्ड सीड्स है, तो आपको वो डिसीज सीड्स को है तो निकाल देना पड़ेगा, और जो अच्छे हेल्दी सीड्स होंगे वो एट द बॉटम आपको मिलेंगे, आपको सोइंग के लिए आगे यूज़ करना होगा। नेक्स्ट इज देन हेल्दी सीड्स विच एक्यूमुलेट एट द बॉटम ऑफ द बकेट आर टेकन फॉर सोइंग। ओके, ये कहा गया है दीज सीड्स आर वॉश्ड अंडर टैप वाटर एंड ड्राइड इन अ शेड एंड यूज फॉर सोइंग। इस सीड्स को क्या होता है, टैप के अंदर वॉश किया जाता है, फिर उसे ड्राई किया जाता है एंड आफ्टर सोइंग के लिए, सोइंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज स्मट डिसीज़, बस ये भी आप एक बार पढ़ लें। देखते हैं, अब हम देखते हैं इसकी हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड यील्ड। ओके, हार्वेस्टिंग हम किसे कहते हैं, हमारी क्रॉप को कट करने को कहते हैं हम हार्वेस्टिंग, कटाई को। थ्रेशिंग यानी कि जनरली हम उसे मुड़ाई को कहते हैं, मुड़ाई को कहते हैं थ्रेशिंग। एंड यील्ड तो हमें पता है कि उसकी उपज कितनी आती है, कितनी यील्ड आती है। ओके, तो देखिए, तो बाजरा इज़ हार्वेस्टेड आफ्टर 3 to 4 months ऑफ सोइंग, इट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। ओके, तो बाजरे को कब हार्वेस्ट किया जाता है, तो बाजरे की फसल को ऑफ सोइंग यानी कि बोने के, बुआई के या फिर बोने के 3-4 महीने बाद काटी जाती है हमारी बाजरे की फसल। तो बाजरे इज हार्वेस्टेड अबाउट 3 to 4 months ऑफ सोइंग। ओके, हार्वेस्टिंग इज डन व्हेन लीव्स ड्राई एंड ग्रेन्स आर फुली मैच्योर्ड। तो हार्वेस्टिंग कब की जाती है, जब पत्ते सूख जाए और दाने पूरी तरह पक जाए, तब फसल की कटाई की जाती है। तो देखिए, कब की जाती है कटाई, जब बाजरा के पत्ते जो होते हैं वो सूख जाते हैं और दाने पूरी तरह से पक जाते हैं, तब हार्वेस्टिंग इज डन। ओके, नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग इज डन बाय कटिंग द प्लांट क्लोज टू द ग्राउंड लेवल विद द सिकल। देखिए, यहाँ पर क्या है कि हमारी जो फसल होती है, सिकल से ज़मीन के पास से काटा जाता है। ओके, सिकल तो आपको पता होगा ना, एक औजार होता है फार्मिंग में, जिससे हम हमारी फसल को यानी कि क्रॉप को कट करते हैं। ओके, उसे सिकल कहा जाता है। हार्वेस्टिंग इज डन बाय कटिंग द प्लांट क्लोज टू द ग्राउंड लेवल। ओके, सो फसल को ज़मीन के पास से काटा जाता है सिकल की हेल्प से। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हार्वेस्टेड प्लांट आर टाइड इनटू बंडल, ओके, एंड ड्राइड इन सन फॉर 2 to 3 days। हमारे जो हार्वेस्टेड प्लांट है, ओके, तो कटी हुई फसल को क्या किया जाता है, गट्ठर यानी कि बंडल बनाकर 2 से 3 दिन धूप में सुखाया जाता है। ओके, फॉर 2 to 3 days। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज earheads are spread on a threshing yard and threshed under feet of bullock by the machine. Okay, तो देखिए, जब हमारी ईयर हेड्स यानी कि उसकी जो बालियाँ होती है उन्हें थ्रेशिंग यार्ड में हिलाया जाता है या फिर बैल से रोंद कर उन्हें अलग अलग किया जाता है, थ्रेशिंग मशीन से किया जाता है। एंड विनोइंग इज डन टू सेपरेट द ग्रेन्स एंड स्ट्रॉ। बाद में विनोइंग की हेल्प से ग्रेन से यानी कि अनाज को और भूसे को अलग अलग कर लेते हैं। एवरेज यील्ड ऑफ बाजरा, व्हाट इज एवरेज यील्ड ऑफ बाजरा, तो लोकल इम्प्रूव्ड वैरायटी की जो एवरेज यील्ड होती है 7 to 8 क्विंटल्स पर हेक्टर की होती है। एंड हाइब्रिड वैरायटी की एवरेज यील्ड होती है 20 to 25 क्विंटल्स पर हेक्टर की होती है। ओके, एंड स्ट्रॉ और करी, ओके, इसकी 90 क्विंटल्स पर हेक्टर की होती है। ओके, नेक्स्ट बस ये आप 1-2 दफ़ा पढ़ लें, एंड अगर इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको एग्ज़ाम खाली पे एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी। ओके, तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो बाजरा है, सॉरी, ओके, सो बाजरा जो क्रॉप है हमारी यहाँ पर हमारी फिनिश हो गई। देखिए, छोटी सी क्रॉप थी, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इज़ मेज़। ओके, तो देखते हैं मेज़ में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और आपको क्या मेमोराइज़ करना है। तो मेज़ जो है बच्चों, आपको इस पर 4 मार्क्स के लिए मे भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, या फिर ऐसा होता है कभी इस पर क्वेश्चन नहीं भी आता है, पर लेकिन आपको कोई पोर्शन स्किप नहीं करना है। मैं जितना कह रही हूँ बस आपको उतना मेमोराइज़ करना है। एंड तो देखिए, लोकल नेम,
सो हमारे मेज़ का लोकल नेम, तो व्हाट इज़ द लोकल नेम? मका, आपको तो पता ही होगा। ओके, इसका बॉटनिकल नेम होता है जी मेज़। ओके, एंड इट बिलोंग टू द फैमिली ग्रामिनी। तो मेज़ जो होता है वो ग्रामिनी फैमिली से बिलोंग करता है। उसका जो ओरिजिन होता है वो सेंट्रल अमेरिका का ओरिजिन होता है मेज़ का। ओके, तो मेज़ का ओरिजिन क्या है बच्चों? सेंट्रल अमेरिका का ओरिजिन है। आपको ये चीज़ें याद करनी होगी, मेरे साथ ही याद कर ले तो बेहतर होगा। ओके, सो देखते हैं हम अब इसकी वैरायटीज़। तो मेज़ की वैरायटीज़ कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं? तो गंगा हाइब्रिड 1, गंगा हाइब्रिड 3, गंगा सेव्ड 2, गंगा 5। दीज आर द हाइब्रिड वैरायटीज़ ऑफ मेज़। ओके, एंड इसमें से कोई 2 to 4 वैरायटीज़ आप याद कर ले जो आपको ईजी दिखे। ओके, तो दीज आर द हाइब्रिड वैरायटीज़ ऑफ मेज़। ओके, आपको ये याद करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉडर वैरायटी। तो फॉडर वैरायटी में आता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइन है। अफ्रीकन टॉल इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉडर वैरायटी ऑफ मेज़। इस पर 2 to 3 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है। एक दफ़ा क्वेश्चन ऐसा आया था कि डैश इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉडर वैरायटी ऑफ मेज़, तो आपको लिखना था वहाँ पर अफ्रीकन टॉल। दूसरी दफ़ा ऐसा क्वेश्चन आया था कि अफ्रीकन टॉल इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉडर वैरायटी ऑफ विच क्रॉप। ओके, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा मेज़। ओके, सो इम्पॉर्टेंट लाइन है, इस पर 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है एमसीक्यू वाला, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। ओके, इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसे याद करें। ये वाली लाइन। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक यूजेस ऑफ मेज़। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक यूजेस ऑफ मेज़। व्हाट आर द इकोनॉमिक यूजेस ऑफ मेज़? सो मेज़ जो है बच्चों, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेपल फूड यूज फॉर प्रिपेयरिंग रोटी एंड ब्रेड। ओके, तो मक्का एक है तो इम्पॉर्टेंट हमारा फूड है, स्टेपल फूड है। इसे रोटी और ब्रेड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इट कंटेन प्रोटीन, स्टार्च, फैट, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, ई एंड मिनरल्स। ओके, हमारे मेज़ में विटामिन ए एंड ई होता है, मिनरल्स होते हैं। ओके, जैसा कि मक्का में प्रोटीन, स्टार्च, फैट, चीनी, शुगर, कार्बोहाइड्रेट। सो देखें, इकोनॉमिक यूजेस ऑफ मेज़। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेपल फूड यूज़ फॉर प्रिपेयरिंग रोटी और ब्रेड बनाने के लिए यूज़ होता है। यानी कि हमारा जो मेज़ है यानी कि मक्का है, एक इम्पॉर्टेंट स्टेपल फूड है। ओके, इसे रोटी और ब्रेड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इट कंटेन प्रोटीन, स्टार्च, फैट, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए एंड ई एंड मिनरल्स होते हैं उसके अंदर। ओके, हाँ, सो हमारा जो मक्का है, ओके, मेज़ है, उसके अंदर प्रोटीन, स्टार्च, ओके, फैट, चीनी यानी कि शुगर, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, ई और मिनरल्स पाए जाते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज अ ग्रीन एंड ड्राई प्लांट आर फीड टू द कैटल। इसके जो मक्का का जो हरा और सूखा पौधा होता है, ओके, इनके ड्राई प्लांट जो होते हैं वो एनिमल्स को चारे के रूप में खिलाया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज अ कॉर्प्स आर बेक्ड ऑन फायर एंड ईटन। ओके, इसके जो नेक्स्ट पॉइंट है, कॉर्प्स आर बेक्ड ऑन फायर एंड ईटर, यानी कि मक्का के जो भुट्टे होते हैं, आपने भी खाया होगा, तो मक्का के भुट्टे आग पर भूनकर खाए जाते हैं, जो कि हम सब खाते हैं। ओके, तो कॉर्प्स आर बेक्ड ऑन फायर एंड ईटन। तो कॉर्प्स हम किसे कहते हैं? तो जो भुट्टा है वो उसे कॉर्प कहते हैं। ओके, सो कॉर्प्स आर बेक्ड ऑन फायर एंड ईटन। ओके, नेक्स्ट इज it is used for manufacturing starch, glucose, oil and alcohol. Okay, एंड सो देखिए, तो मक्का से क्या करते हैं हम? स्टार्च, ग्लूकोज, तेल और अल्कोहल तक बनाया जाता है। ओके, अल्कोहल बनाने में यूज़ किया जाता है। तो मक्का जो होता है हमारा मेज़, स्टार्च, ग्लूकोज, तेल और अल्कोहल बनाने में भी यूज़ किया जाता है, ऑयल एंड अल्कोहल। ओके, एंड नेक्स्ट इट इज़ यूज फॉर मेकिंग साइलेज एंड हे। ओके, बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मक्का जो होता है हमारा वो साइलेज और हे यानी कि सूखी घास, ये इसे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सूखी घास। ओके, सूखी घास को हे कहा जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग साइलेज एंड हे। ओके, सूखी घास बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो देखिए इंपॉर्टेंट है, आपको इकोनॉमिक यूजेस पर 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, कितने मार्क का क्वेश्चन आ सकता है बच्चों? आपको इकोनॉमिक यूजेस पर 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। आपको याद करने होंगे, मैं आपको एक समरी बता देती हूँ उसकी। ओके, सबसे पहले पॉइंट में हमने क्या देखा? पहले पॉइंट में हमने देखा कि रोटी और ब्रेड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखा कि इसमें प्रोटीन, स्टार्च, फैट, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। उसके बाद देखा कि हरा और सूखा चारा यानी कि ड्राई पाउडर था वो कैटल्स को फीड किया जा रहा था। ओके, भुट्टा भून कर खाते हैं यानी कि कॉर्प्स आर बेक्ड ऑन द फायर एंड ईटन। नेक्स्ट इज इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्च, ग्लूकोज, ऑयल एंड अल्कोहल। एंड नेक्स्ट इज साइलेज और हे बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट
नेक्स्ट हाइब्रिड मेज एंड कंपोजिट मेज का डिफरेंस है, आप इसे एक बार पढ़ लें और याद कर लें। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इज इकोलॉजी। तो इकोलॉजी देखते हैं हम इसकी। तो चलिए अब हम देखते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी ऑफ मेज़। ओके, इसमें आपको क्लाइमेट एंड सॉइल 2 पॉइंट देखना पड़ेंगे। क्लाइमेट में आता है मेज़, तो देखते हैं मेज़ का क्लाइमेट। ओके, तो मेज़ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्रॉप। इसे ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में हमारी मेज़ ग्रो करती है। इट ग्रोज बेस्ट इन अ माइल्ड क्लाइमेट, यानी कि माइल्ड क्लाइमेट में बेस्ट बहुत अच्छे से ग्रो करती है हमारी और मेज़। ओके, इट इज़ ग्रोन इन टेम्परेचर रेंज ऑफ 28 to 38 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर रेंज में मेज़ ग्रो करती है। इसे रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है 800 to 1000 mm की रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। इट कैन नॉट बी ग्रोन इन अ फ्रॉस्ट एंड क्लाउडी वेदर। तो मेज़ जो होती है बच्चों वो फ्रॉस्ट यानी कि पाला और बहुत ठंडे मौसम में है तो मक्का अच्छी तरह ग्रो नहीं करता है, नहीं उगती है। ओके, एंड हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं अब इसके सॉइल। तो सॉइल में क्या गिवन है, सॉइल शुड बी वेल ड्रेन एंड फर्टाइल होनी चाहिए। सॉइल लाइक मीडियम, हैवी, ब्लैक, सैंडी लोम एंड एलुवियल सॉइल होनी चाहिए, मतलब कि हमारी जो मिट्टी है। ओके, एंड मीडियम यानी कि मध्यम, काली, सैंडी सैंडी मतलब कि रेतीली, एंड सैंडिलोम यानी कि बलुई दोमट और जलोढ़ मिट्टी यूज़ की जाती है। ओके, एंड नेक्स्ट इज अ लैंड प्रिपरेशन। लैंड प्रिपरेशन हम किसे कहते हैं, खेत की तैयारी को कहते हैं ना, खेत की तैयारी, ज़मीन की तैयारी। सो नेक्स्ट इज अ लैंड। द लैंड इज प्रिपेयर्ड बाय वन डीप प्लगिंग, देन क्लॉड्स आर क्रश्ड। ओके, सो क्या किया जाता है, पहले वन डीप प्लगिंग यानी कि पहले गहरी जुताई की जाती है, फिर मिट्टी के बड़े ढेलों को तोड़ दिया जाता है। क्लॉड्स आर क्रश्ड यानी कि मिट्टी के बड़े ढेलों को तोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट 2 to 3 क्रॉस हैरोइंग आर गिवन। तो क्रॉस हैरोइंग मतलब ये होता है बच्चों कि उसके बाद 2 से 3 बार यानी कि आड़ी तिरछी या तो हैरो चलाया जाता है। क्यों चलाया जाता है, क्या फ़ायदा होता है इसका, वो इसलिए चलाया जाता है ताकि मिट्टी जो है वो भुरभुरी हो जाए। अगर मिट्टी आपकी भुरभुरी होगी तभी जाकर उसमें फसल हमारी अच्छे से ग्रो करेंगी। ओके, नेक्स्ट इज टू क्लीन द फील्ड बाय रिमूविंग द वीड्स एंड द स्टबल्स। यानी कि हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमारे खेत से वीड यानी कि जो अनवांटेड ग्रास होती है, ओके, अनवांटेड जो क्रॉप्स होती है उसे वीड कहते हैं। ओके, तो वीड्स एंड स्टबल्स ऑफ द प्रीवियस क्रॉप है तो हमें उसे रिमूव करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज अ सोइंग सीजन। तो सोइंग सीजन इज अ खरीफ सीजन होता है। सोइंग सीजन तो मक्का का सोइंग सीजन होता है खरीफ, जो कि जून से जुलाई तक होता है। नेक्स्ट इज अ रबी सीजन, जो कि सितंबर टू अक्टूबर होता है। एंड समर एज वी ऑल नो फेब टू मार्च तक होता है। ओके, तो हमारा मक्का जो होता है बच्चों वो 3 सीज़न में ग्रो किया जाता है, खरीफ, रबी एंड समर। ओके, तो सीड रेट आपको याद करना होगा, इट इज़ इंपॉर्टेंट होता है सीड रेट। ओके, तो सीड रेट में आपको याद करने का ग्रेन क्रॉप का, तो ग्रेन क्रॉप का सीड रेट है 15 to 20 kg पर हेक्टर का। एंड फॉर फॉडर मेज, तो फॉडर मेज के लिए सीड रेट होता है 40 to 45 kg पर हेक्टर का। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेसिंग। ओके, तो स्पेसिंग तो देखो फॉर द ग्रेन क्या कहा गया है कि फॉर द ग्रेन क्रॉप स्पेसिंग किस पर डिपेंड करती है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पर डिपेंड करती है। ओके, तो यहाँ पर देखें हेवी सॉइल की स्पेसिंग होती है 16 to 30 सेंटीमीटर पे, मीडियम सॉइल की स्पेसिंग होती है 75 to 45 सेंटीमीटर पे, एंड फॉडर क्रॉप की स्पेसिंग होती है बच्चों 13 to 10 सेंटीमीटर पर। ओके, एंड मैन्यूअल एंड फर्टिलाइज़र ये आप एक बार पढ़ लें। उसके बाद अब हम देखते हैं बच्चों इरीगेशन। ओके, तो उसके बाद हम देखने वाले हैं इरिगेशन। तो इरिगेशन अगेन इंपॉर्टेंट है बच्चों, उस पर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो आपको उसमें इरिगेशन के लिए ये सारे पॉइंट लिखना पड़ेंगे। इन द खरीफ सीजन नो नीड ऑफ इरिगेशन, यानी कि बच्चों खरीफ सीजन में यानी कि बारिश के मौसम में इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, मैंने आपको समझाया था इरिगेशन क्या होती है, इरिगेटेड क्रॉप क्या होती है, एक बार फिर से समझा देती। तो चलिए इरिगेशन देख लेते हैं। इरिगेशन 2 मार्क के लिए इस पर क्वेश्चन आ सकता है। इन द खरीफ सीजन देयर इज़ नो नीड ऑफ इरिगेशन, यानी कि खरीफ सीजन में इरिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ओके, एंड सो देखिए इरिगेटेड क्रॉप क्या होती है। तो इरिगेटेड क्रॉप उसे कहा जाता है वो ऐसी क्रॉप जिसे नेचुरल वाटर के अलावा रेन वाटर के अलावा आर्टिफिशियल मीन्स के थ्रू वाटर देना पड़ता है। ओके, उसे हम कहते हैं इरिगेटेड क्रॉप। ओके, एंड आपाशी यानी कि सिंचाई को हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इन विंटर। इन विंटर इरिगेशन इज़ गिवन एट द इंटरवल ऑफ 20 to 25 डेज। तो विंटर में 20 से 25 डेज़ के इंटरवल पे इरिगेशन दिया जाता है। ओके, इन समर सीजन इरिगेशन इज़ गिवन एट द इंटरवल ऑफ 7 to 10 डेज। तो देखिए क्या कहा गया है कि विंटर में 20 से 25 दिन के इंटरवल पर इरिगेशन यानी कि सिंचाई की जाती है। उसके अलावा समर सीजन में क्या कहा जाता है, इंटरवल तो 7 to 10 डेज़ के इंटरवल पर सिंचाई यानी कि इरिगेशन किया जाता है। इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ इरिगेशन आर सीडलिंग स्टेज, नी स्टेज, टैसलिंग स्टेज, मिल्क एंड राइपनिंग स्टेज।
ओके। दीज आर द इम्पॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ इरिगेशन, ओके। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेज है? तो सीडलिंग स्टेज, सीडलिंग स्टेज यानी कि अंकुर स्टेज, यानी कि अंकुर यानी कि क्या होता है, पौधा निकलता है, ओके। पौधा निकलना शुरू होता है, उसमें सीडलिंग स्टेज बोलते हैं, सीडलिंग से पौधा निकलना शुरू होता है, ओके। नेक्स्ट इज नी स्टेज। तो नी स्टेज किसे कहते हैं बच्चों? तो नी स्टेज यानी कि एंड टैजलिंग स्टेज। तो टैजलिंग स्टेज में क्या होता है बच्चों की, टैजल्स यानी कि फूल निकलते हैं इसमें। नेक्स्ट इज अ मिल्क स्टेज, यानी कि दाने में दूध आता है, बनने की स्टेज होती है, ओके। दाना दूध जैसा होने लगता है मिल्क स्टेज में। एंड नेक्स्ट इज अ राइपनिंग स्टेज, उसके अंदर क्या हो जाता है कि पकने की स्टेज होती है, हमारा दाना जो होता है वो पकना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज अ क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स क्रॉपिंग। तो क्रॉप रोटेशन और मिक्स क्रॉपिंग देखते हैं बच्चों। क्रॉप रोटेशन किसे कहा जाता है? तो क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि मक्के के बाद कपास, गन्ना, मक्के की फसल हमने हार्वेस्ट कर ली, अब उसके बाद क्या किया जाता है, कपास, गन्ना, चना, सरसों, ऐसी कोई फसल है तो वही फील्ड में तो उगाई जा रही है। तो उससे हम देखें, मक्का उगाने के बाद, मक्के की हार्वेस्टिंग के बाद वहाँ पर क्या किया जा रहा है कि कपास, गन्ना, चना, सरसों, ऐसी कोई और फसल उगाई जा रही है, उससे हम क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं, ओके। सो अब हम देखते हैं मिक्स क्रॉपिंग। तो हमने देख लिया बच्चों क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है, मैंने आपको कहा कि मक्के की हार्वेस्टिंग के बाद क्या किया जाता है। तो मिक्स क्रॉपिंग, तो मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है बच्चों, मक्के के हमने क्रॉप रोटेशन में क्या किया, मक्के की हार्वेस्टिंग के बाद वहाँ पर दूसरी फसल लगाई थी। लेकिन मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या किया जाता है कि मक्के के साथ मूंग, अरहर किसे कहते हैं हम, तूर को कहते हैं, उड़द और सोयाबीन जैसी कुछ और जो होती है उन्हें है तो मक्के के साथ ही है तो बोया जाता है, ओके। उसे हम मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। तो देखिए, तो मेज इज़ रोटेटेड विद अ कॉटन, शुगर केन, ग्राम एंड मस्टर्ड, ओके। तो क्या कहा गया है यहाँ पर, वही कि मक्के के साथ रोटेटेड विद अ कॉटन, शुगर केन, ग्राम एंड मस्टर्ड। एंड जब मक्के की हार्वेस्टिंग हो जाती है तब वहाँ पर तो कोई दूसरी फसलें सच एज कपास, गन्ना, चना ये सब लगाया जाए, उसे क्रॉप रोटेशन कह रहे हैं। एंड मिक्स क्रॉपिंग, तो देखिए हमें मेज इज ग्रोन एज मिक्सड विद मूंग, तुअर, उड़द एंड सोयाबीन, ओके। इससे हमने क्या कहा, मिक्स क्रॉपिंग कहा। मिक्स क्रॉपिंग में मक्के के साथ हम मूंग, तुअर, उड़द और सोयाबीन को लगा रहे हैं, तो उसे हमने क्या कहा, मिक्स क्रॉपिंग कहा। नेक्स्ट तो देखिए एक एकदम इंटर कल्टिवेशन ऑपरेशन, ओके। इंटर कल्टिवेशन ऑपरेशन हम किसे कहते हैं बच्चे, इंटर कल्टिवेशन ऑपरेशन इसका मतलब होता है कि फसल की देखभाल कैसे करते हैं हम, ओके। फसल की देखभाल कैसे करते हैं, उसे इंटर कल्टिवेशन ऑपरेशन कहते हैं। सो देखिए, तो फर्स्ट हैंड वीडिंग एंड होइंग इज डन आफ्टर 15 to 20 डेज ऑफ सोइंग। सो बुआई के 15 से 20 दिन बाद, ओके। कितने दिन बाद, 15 से 20 दिन बाद क्या किया जाता है, पहली बार, ओके, हैंड वीडिंग की जाती है, यानी कि गोड़ी और जड़ी बूटियों की सफाई की जाती है, ओके। नेक्स्ट इज सच हैंड वीडिंग एंड होइंग आर डन एट द इंटरवल ऑफ 20 से 25 डेज टू रिमूव द वीड, लूज द सॉइल एंड टू एरेट द सॉइल, ओके। सो देखिए फिर क्या किया जाता है कि 20 से 25 दिन बाद दोबारा निराई गुड़ाई करते हैं, यानी कि हैंड वीडिंग को कहा जाता है निराई गुड़ाई, ओके। क्यों की जाती है हैंड वीडिंग, ताकि जो हमारी वीड्स होती है, ओके, अनवांटेड क्रॉप जो होती है वो हट जाए एंड मिट्टी जो है वो ढीली हो जाए और हवा उसके अंदर जा सके, ओके। टू एरेट द सॉइल, यानी कि हमारी क्रॉप की यानी कि मिट्टी के अंदर क्या जाए, हवा जा सके, ओके। एंड अर्थिंग अप इज ऑल्सो डन टू गिव अ फिजिकल सपोर्ट टू द प्लांट, ओके। सो फिजिकल सपोर्ट यानी कि तो अर्थिंग अप किसे कहते हैं हम, मिट्टी चढ़ाना। तो अर्थिंग अप किसे कहते हैं, मिट्टी चढ़ाने को अर्थिंग अप कहते हैं। तो क्यों की जाती है, ओके, ताकि पौधों के तने के पास है तो मिट्टी चढ़ाई जाती है ताकि पौधा जो हमारा मजबूत हो, गिरे नहीं, ओके। सो अगर हम मिट्टी नहीं चढ़ाएंगे तो मेरे पौधे गिर जाएंगे ना। तो अर्थिंग अप यानी कि मिट्टी को यानी कि पौधे के ऊपर मिट्टी चढ़ाई जाती है। एक बार हम प्लांट कर लें तो क्यों किया जाता है, ताकि हमारे पौधा जो है मजबूत खड़े रहे, ओके, गिरे नहीं, ओके। एंड सपोर्ट के लिए, ओके, टू सपोर्ट द प्लांट्स, ओके। समटाइम्स weedicide like the साइमजीन और एट्राजीन में बी यूज, ओके। सो ज़रूरत पड़ने पर साइमजीन और एट्राजीन जैसे वीडिसाइड दवा का तो यूज़ किया जाता है, ओके।
सो नेक्स्ट इज़ द पेस्ट एंड डिसीजेज इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो देखिए इंपॉर्टेंट पेस्ट क्या होते हैं, तो डेक्कन विंगलेस ग्रासहोपर एंड शूट फ्लाई, आर्मी वॉर, स्टेम बोरर एंड मेश फ्लाई, दीज आर द पेस्ट ऑफ मक्का। ओके, मक्का के पेस्ट होते हैं। एंड सो देखिए यहाँ पर गिवन है डेक्कन विंगलेस ग्रासहोपर, इसका नेचर ऑफ डैमेज गिवन है आपको एंड कंट्रोल मेजर भी गिवन है। तो ये आप एक बार पढ़ ले, स्टेम बोरर का भी पढ़ ले, शूट फ्लाई, स्टेम फ्लाई एंड मेश फ्लाई, आर्मी वॉर्म, downy mildew and leaf blight, rust। सब हम देखते हैं बच्चों हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड यील्ड। ओके, तो अब हम देखते हैं बच्चों हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड यील्ड। सो किसे कहते हैं, कटाई, मुड़ाई और उपज। यील्ड हम उपज को कहते हैं ना, उसे कहते हैं। तो मेज क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड एट द मिल्क स्टेज। ओके, तो मेज क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड एट मिल्क स्टेज फॉर रोस्टेड ग्रेन। ओके, सो क्या कहा गया है बच्चों यहाँ पे कि मिल्क स्टेज पे मेज़ क्रॉप्स। ओके, यानी कि हमारे जो मेज़ के जो भुट्टे होते हैं, मक्का के जो भुट्टे होते हैं, कब हार्वेस्ट किया जाता है, मिल्क स्टेज पे। ओके, रोस्टेड ग्रेन के लिए उन्हें मिल्क स्टेज पे तो हार्वेस्टिंग की जाती है मक्का के भुट्टों की। ओके, फॉर द ग्रेन पर्पस क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड आफ्टर 3 to 4 मंथ ऑफ सोइंग। ओके, सो ग्रेन पर्पस के लिए यानी कि बुआई के 3 से 4 महीने बाद फसल काटी जाती है दाने के लिए, ग्रेन पर्पस के लिए। ओके, तो हार्वेस्टिंग इज डन व्हेन शीट ऑफ क्रॉप टर्न्स ब्राउन एंड ग्रेन्स हार्ड एंड ड्राई। तो कटाई कब की जाती है, कब उसका राइट टाइम होता है कट करने का, तो जब भुट्टे, ओके, हमारे मक्का के जो भुट्टे होते हैं वो बाहर से उसका छिलका जो है वो भूरा हो जाए। ओके, क्या कहा जाता है, व्हेन शीट ऑफ क्रॉप, यानी कि बाहर से उसका छिलका जो होता है बच्चों वो ब्राउन यानी कि भूरा दिखने लगे एंड उसके दाने जो है वो सख्त और सूखे हो जाए। ओके, हार्ड एंड ड्राई होने लगे, तब उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। तो हार्वेस्टिंग इज़ डन बाय टेकिंग द क्रॉप्स फ्रॉम स्टैंडिंग प्लांट। तो उसकी हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, ओके, कैसे की जाती है, तो खड़े पौधों से भुट्टे तोड़ लिए जाते हैं और वैसे हार्वेस्टिंग की जाती है। ओके, हार्वेस्टिंग इज डन बाय टेकिंग द क्रॉप, यानी कि खड़े पौधों से बुकों को तोड़ लिया जाता है, वैसे उसके भुट्टों को तोड़ लिया जाता है, वैसे उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। तो हार्वेस्टेड क्रॉप्स आर ड्राइड इन सन फॉर 2 to 3 days। ओके, फिर हमारे जो भुट्टे जो हार्वेस्ट, हमने भुट्टों को हार्वेस्ट कर लिया है, क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लिया, उसे 2 से 3 दिन धूप में सुखाया जाता है। ओके, एंड द ग्रेन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स बाय हैंड शेलर और अ पावर शेलर। ओके, सो देखो फिर क्या कहा गया है कि दाने कैसे निकालते हैं, तो हाथ से या मशीन से, शेलर किसे क्या है, मशीन को कहा गया है। ओके, दाने निकाले जाते हैं। तो हमारे मक्का क्रॉप्स के जो अंदर जो दाने होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं, या तो हाथ से निकाले जाते हैं, फिर पावर शेलर यानी कि शेलर किसे कहा गया है, मशीन को कहा गया है यहाँ पर। ओके, तो उससे तो उसके दाने तो अलग किए जाते हैं। एंड सो नेक्स्ट हम देखते हैं एवरेज यील्ड। तो एवरेज यील्ड इज़ अगेन इंपॉर्टेंट है, आपको इससे याद करना होगा। ओके, तो एवरेज यील्ड हम देखते हैं मक्का की हाइब्रिड एंड कंपोजिट मेज की कितनी होती है, 50 to 70 क्विंटल्स पर हेक्टर की होती है। एंड रेनफीड की एवरेज यील्ड होती है 7 to 15 क्विंटल्स पर हेक्टर की। फॉडर इरिगेटेड की एवरेज यील्ड 35 to 50 टन्स पर हेक्टर की। एंड फॉडर रेनफीड की 15 to 20 टन्स पर हेक्टर की। ओके, सो यहाँ पर हमने बाजरा मेज़ को भी फिनिश कर दिया है। आई होप आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और स्टडी स्पार्क के साथ अपनी लर्निंग को रोज़ अपग्रेड करते रहिए। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम इस यूनिट के जितने भी बचे हुए क्रॉप्स हैं उनको डील करने की कोशिश करेंगे और जल्दी से आपके क्रॉप साइंस सब्जेक्ट को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।